सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो आप लोग? अच्छे मैम। आयुषी तुम्हारे पापा कैसे हैं? आयुषी मैम आर्यमा के पापा की तबीयत खराब। अच्छा, आर्यमा के पापा की तबीयत अब कैसी है? मैम अभी भी वो आईसीयू में है, सीपैप पे। अभी भी? यस मैम। अच्छा चलो, और सबके यहाँ सब लोग ठीक ठाक है ना? सब लोग अपना बहुत ध्यान रखो। काढ़ा वाढ़ा पी रहे हो तुम लोग? यस मैम। यस मैम। रेगुलर ध्यान रखो, इस समय बहुत क्रिटिकल। हम लोग भी रेगुलर काढ़ा पी रहे हैं, तुम लोग भी आयुष का काढ़ा या जो भी तुलसी और होता है ना काल में और इन सब का काढ़ा पियो। ध्यान रखो सब लोग। तो अभी तक तो हम लोग प्लांट ब्रीडिंग का प्योर लाइन सिलेक्शन तक हमने पढ़ा था। एक दो लेसन बस हम लोग का हो पाया था ना। तो आज हम लोग मास सिलेक्शन देखा जाएगा। प्योर लाइन सिलेक्शन किसी को याद है? प्योर लाइन सिलेक्शन किस तरह की क्रॉप में होता था? सेल्फ पॉलिनेटेड कि क्रॉस पॉलिनेटेड? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में प्योर लाइन सिलेक्शन था। और मास सिलेक्शन के बारे में हमने कुछ बताया था इसके पहले। मास सिलेक्शन प्योर ऐसा मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है जो कि प्योर लाइन में जो कि आपका क्रॉस पॉलिनेटेड में भी होता है और सेल्फ पॉलिनेटेड, ये दोनों उसमें ये मेथड यूज होता है। तो शुरू करते हैं। अब हम अपना जो स्क्रीन शेयर करें तब शुरू करा जाए। ठीक है, तो आज हम लोग मास सिलेक्शन देखते हैं कि मास सिलेक्शन होता क्या है। मास का मतलब क्या होता है? मैम इसके बाद हम बल्क सिलेक्शन पे भी आएंगे, आज नहीं कल। हाँ मैम मैनी नंबर। हाँ, मतलब अमाउंट इसमें अधिक होगी, क्योंकि इसके बाद हम आएंगे बल्क पे नेक्स्ट, मतलब कल अगर हम लोग का हो पाएगा, कल हम बल्क सिलेक्शन करेंगे। मास सिलेक्शन मतलब इसमें जो प्लांट की अमाउंट लेंगे हम काफ़ी ज़्यादा लेंगे। इससे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं नेट में, हम आगे बताते हैं। तो मास सिलेक्शन होता क्या है? Mass selection refers to a method of crop improvement in which individual plants are selected on the basis of phenotype from mixed population. Their seed are bulked and used to grow next generation. तो अब क्या हो गया? मास सिलेक्शन क्या है कि आप इंडिविजुअल प्लांट को सेलेक्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप। फिनोटाइप का बेस क्या होगा? फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस ना। तो फिनोटाइप के बेस पे हम जब लेंगे एक्सटर्नल अपीयरेंस क्रॉप, या मान लो गेहूं क्या हो, चावल का हो, या मतलब धान की जो बाली हो, उसका हमारा जो एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या होगा? उनकी ग्रेन की साइज हो, उनका दाने बड़े बड़े हों, या जो भी जो हमारे रिक्वायर्ड क्वालिटी है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मिक्स पॉपुलेशन। ये मिक्स्ड पॉपुलेशन क्या होती है? जैसे ना कोई एक हमने अभी प्योर लाइन लिया, प्योर लाइन पे आप ग्रो करा रहे हैं। फार्मर क्या चाहता है कि उसकी जो क्रॉप हो वो एक तरह की हो। मतलब आप चावल अगर ले रहे हो, एक तरह का चावल होता है तो बनाने में भी अच्छा है, या आटा ले रहे हो एक तरह की, मतलब ग्रेन की साइज़ एक तरह की हो। तो अब जब सालों साल जब खेती होती रहती है तो कभी कभी उसमें कभी म्यूटेशन, कभी मिक्स क्रॉपिंग हो जाती है। मतलब पॉपुलेशन में वही चीज़ें जो करेक्टर था वो हर एक क्रॉप वही करेक्टर नहीं शो करती है, कुछ डिफरेंट करेक्टर शो करती है। तो इसलिए हम फिर उस तरह की क्रॉप के लिए हम मास सिलेक्शन को यूटिलाइज करते हैं। हालांकि मास सिलेक्शन एक तरह से ओल्डेस्ट मेथड है, लेकिन आज भी उसको हम यूटिलाइज करते हैं। इवन प्योर लाइन या कोई भी किसी भी तरह का सिलेक्शन हो, उसमें हम मास सिलेक्शन को अप्लाई करते हैं। उस पर्टिकुलर स्पीसीज का प्योर लाइन ब्रीड को, जैसे आपने कोई प्योर लाइन लिया है, उसमें आपने मास सिलेक्शन किया, तो आप मतलब आप उस पर्टिकुलर क्रॉप को जो न्यूक्लियस सीड है या जो इम्पोर्टेंट सीड है उसको आप कलेक्ट कर रहे हैं मास में। तो ये होता है मास सिलेक्शन। तो मास सिलेक्शन में हम ढेर सारे प्लांट लेते हैं, वो भी हमको तब लेना पड़ता है जब मिक्स पॉपुलेशन हो जाती है। मतलब हमको एक तरह की सीड चाहिए थी, लेकिन हमें जो है बहुत डिफरेंट तरह की सीड्स भी उसमें मिलने लगी हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको हम लेते हैं, उसको हम मास में बहुत अधिक अमाउंट में हम उसको लगाते हैं,
और फिर उसको हम ग्रो कराते हैं, फिर वही प्रोसीजर करते हैं एक तरह से, अभी अब आगे बात करेंगे, जो कि हमने प्योर लाइन में किया था। तो ये है ओल्डेस्ट मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट और एप्लीकेशन अप्लाइड टू बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका नेट में आ सकता है कि ऐसा कौन सा मेथड ऑफ सिलेक्शन है जो कि आपके दोनों में यूटिलाइज होता है। अगर आया तो आपको लिखेंगे आप मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन होता नहीं, अभी आगे हम बताएंगे और चीज़ें। तो मास सिलेक्शन अगर ऑप्शन है तो मास सिलेक्शन आपके दोनों में होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी क्रॉप में मोस्टली मास सिलेक्शन यूज होता है ना, जैसे पूछेगा कि प्योर लाइन में कि क्रॉस पॉलिनेटेड में कि सेल्फ पॉलिनेटेड में, तो आप लिखेंगे क्रॉस पॉलिनेटेड में। मतलब आपका जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है उसमें हम प्योर लाइन को प्रिफर करते हैं, लेकिन जो आपका क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है उसमें हम जो है क्या कहते हैं, मास सिलेक्शन को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि मिक्स पॉपुलेशन की जहाँ पे बात हो रही है उसकी ज़्यादा गुंजाइश आपकी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में होती है। प्योर जो आपकी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है वो तो अपने ही से अपने को पॉलिनेट कर रहा है, अपने ही फ्लावर, अपने ही स्टेमन, तो ये जो है उसमें कम गुंजाइश होती है मिक्स पॉपुलेशन की। लेकिन जो भी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है उसमें मास सिलेक्शन अच्छा वर्क करता है और उसमें ज़्यादा गुंजाइश होती है मिक्स पॉपुलेशन की, तो उसको प्योर वैरायटी के रूप में देने के लिए हम मास सिलेक्शन को यूटिलाइज करते हैं। तो दो तरह के इसमें क्वेश्चन बने, आप अगर नेट में या देखेंगे क्वेश्चन तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई भी चीज़ है तो उसका कोई मकसद होगा, टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सुपीरियर जीनोटाइप फ्रॉम अ जेनेटिकली वेरिएबल पॉपुलेशन। पहला है कि कोई भी क्रॉप इम्प्रूवमेंट का मतलब ही यही है कि हम जो पिछली वो है उससे हम अच्छा वो करें, अच्छी क्रॉप वैरायटी हमको चाहिए। तो ये इसमें है कि जो फ्रीक्वेंसी है या जो उसकी अमाउंट है उसको सुपीरियर जीनोटाइप को हम इम्प्रूव कर सकें। दूसरा है प्यूरिफाई अ मिक्स पॉपुलेशन विथ डिफरेंट फिनोटाइप। प्यूरिफाई करना मिक्स पॉपुलेशन को, मतलब आपने ग्रो कराया, उसमें जो आपकी मेन प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस भी क्या है कि आपने ढेर सारी, आपके पास 100 सीड है, आपने पूरी ग्रो करा दी, उसमें जो एक तरह की है उनको आपने ले लिया, जो नहीं है उनको आपने हटा दिया, तो मतलब आपने अब जो सीड ग्रो कराएंगे वो प्यूरिफाइड होगी। और तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ न्यू कल्टीवार बाय इम्प्रूविंग द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द पॉपुलेशन। तो इम्प्रूविंग द न्यू कल्टीवार, जो नई कल्टीवार आएगी उसको जो है वो एक इम्प्रूव कल्टीवार होगी और एवरेज परफॉर्मेंस जो होगा उसका अच्छा होगा। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव के साथ ये मास सिलेक्शन आपका शुरू किया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, इसके मेन फीचर्स क्या है। नंबर 1 है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए क्या होगा और क्रॉस पॉलिनेटेड के लिए क्या होगा। इसमें देखिए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप क्या होगी, अ मास सेलेक्टेड वैरायटी इज होमोजाइगस बट हेट्रोजीनियस। होमोजाइगस का मतलब एक पर्टिकुलर प्लांट जो है वो होमोजाइगस है, मतलब उसमें एक ही तरह के कैरेक्टर, बट हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब कि जब आप उसी प्योर लाइन क्रॉप को जब ढेर सारा ग्रो कर रहे हो तो वो जो पॉपुलेशन होगी, ये क्रॉप तो प्योर लाइन है लेकिन हो सकता है ये डिफरेंट हो, ये डिफरेंट हो, ये डिफरेंट हो, कुछ डिफरेंट हो, तो वो जो पूरी फील्ड की जो पॉपुलेशन होगी उसको हम कहेंगे कि वो हेट्रोजीनियस है। तो समझ में आया ना, होमोजाइगस और हेट्रोजीनियस का मतलब समझ में आया ना। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि होमोजाइगस मतलब एक तरह के कैरेक्टर एक प्लांट में, हेट्रोजीनियस मतलब जब हम पूरा ग्रुप ले रहे हैं तो वो उसमें जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे वो आपका हेट्रोजीनियस है। तो mass selected variety is homozygous but heterogeneous because it is a mixture of several pure line। तो कई pure line का mixture है लेकिन तो ये heterogeneous। और जो genetic constitution cross pollinated का है वो क्या होता है, variety is mixture of homozygous and heterozygous and variety is heterogeneous। मतलब अब जब आप क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है तो होमोजाइगस भी वो हो सकती है और हेट्रोजाइगस भी हो सकती है, और जो सब एक साथ होंगी वो तो वैरायटीज हेट्रोजीनियस, मतलब अलग अलग तरह की वैरायटी होंगी। तो ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का होगा, जो मिक्स पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं वो आपकी हर हालत में हेट्रोजीनियस होगा, चाहे वो आपकी हेट्रोजीनियस नहीं होगा तो हमें ज़रूरत ही नहीं। अगर आपकी प्योर लाइन वैरायटी है
तो आप उसको प्योर लाइन को आप ग्रो कराते रहो, आप उसमें आप निश्चित तरह का आप ट्रीटमेंट करके आप उसको अपनी तरह की वैरायटी कर सकते हैं। मास सिलेक्शन की हमको ज़रूरत ही तब पड़ती है जब मिक्स पॉपुलेशन हो जाती है, तो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट है। तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो भी हेट्रोजीनियस होगा और क्रॉस पॉलिनेटेड में भी हेट्रोजीनियस होगा। ये बात और है कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में जो इंडिविजुअल प्लांट होगा वो होमोजाइगस होगा, लेकिन जो ग्रुप होगा वो हेट्रोजीनियस होगा। और जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है उसमें जो मिक्सचर होगा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का। अब आते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मास सिलेक्शन का भी मेथड आपका जो है एक तरह से वाइड एडेप्टेशन का है, क्योंकि वो भी एक तरह से बहुत पुराना मेथड है, नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस होते हुए आया है। तो मास सिलेक्टेड वैरायटी है वाइड एडेप्टेशन। Varieties are more stable against environmental changes. Heterogeneity provide better buffering capacity. Mass selected variety have broader genetic base or adaptability is more in cross pollinated crop than in self pollinated crop. ये एक बड़ी बात है कि मास सिलेक्शन चूंकि ज़्यादातर क्रॉस में हम अप्लाई करते हैं तो वाइड एडेप्टेशन होता है। दूसरी बात ये मिक्स पॉपुलेशन है, इसका मतलब कई जनरेशन टू जनरेशन जब कोई ब्रीड हुई है उसमें मिक्सचर हुआ है, तो मतलब इसका एडेप्टेशन भी वाइड है। दूसरा मोर स्टेबल, कोई भी अगर किसी में भी वेरिएशन है तो उसकी हर हालत में एडेप्टेबिलिटी बढ़ी जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब ये हेट्रोजीनिसिटी प्रोवाइड बफरिंग कैपेसिटी। बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है? बफर क्या होता है? बफरिंग यूज कब करते हैं हम लोग? हाँ, कौन बता रहा है हमको? हाँ, बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कौन बता रहा है हमको? ये वर्ड हमने यूज किया ना। अच्छा, तुम लोग को जो नहीं समझ में आ रहा है, छोटा छोटा टॉपिक ले रहे हैं, पूछ सकते हो तुम लोग। क्यों प्रिया? बफर क्या होते हैं? हमने कहा कि हेट्रोजीनिसिटी प्रोवाइड बेटर बफरिंग कैपेसिटी। बफरिंग मतलब आपका जो है हेट्रोजीनिसिटी, मतलब इसमें एक तरह का कैरेक्टर नहीं है। आप जब मान लो कोई एक इंसेक्ट आ गया या कुछ क्रॉप्स हुए, वो जो है मर गए लेकिन कुछ बचे रह गए। बफरिंग मतलब ये है कि थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे कोई चीज़ होती है तो वो उसको बैलेंस कर लेता है। मतलब आपके मान लो 10 प्लांट आपने लगाए, आपके 2 गए, 2 डिसीज की वजह से चले गए, 2 धूप की वजह से चले गए, 2 पानी, फिर भी शायद 2 बच गए ना। मतलब तो हम उसमें बता रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं कि आपकी बफरिंग कैपेसिटी जो है वो हेट्रोजेनिसिटी जो है आपको बफरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। मतलब उसकी आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी गुंजाइश उसकी बढ़ जाएगी। अब जो है मास सेलेक्टेड वैरायटी है ब्रॉडर जेनेटिक बेस। ब्रॉडर जेनेटिक बेस मिक्स पॉपुलेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन की स्पीसीज पे भी हो रहा है तो जेनेटिक बेस इनका ब्रॉड होगा। एडेप्टेबिलिटी इज मोर इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप देन, तो एडेप्टेबिलिटी हर हालत में क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप की अधिक होती है। तो ये इसके दूसरा फीचर्स हुआ। पहला तो है कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हेट्रोजाइगस होगा, दूसरा इसका एडेप्टेशन पिछली जो प्योर लाइन की वैरायटी थी उससे भी हर हालत में अधिक होगा, और वो भी एडेप्टेशन जो है आपका क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में अधिक होगा। अब तीसरा है वेरिएशन। चूंकि ये हेट्रोजाइगस है तो उसमें वेरिएशन होगा ही होगा। They are composed of several pure line in self-pollinated crops of several homo and heterozygous genotype in cross-pollinated crop. तो इसमें वेरिएशन अधिक है। There is heritable variation in mass selection variety. तो mass selection variety में जो वेरिएशन होगा वो हेरिटेबल होगा। The heritable variation provide गुड बफरिंग कैपेसिटी। तो आप इसके पहले, आप इतना दिन हो गया आप लोग को शायद भूल भी गया होगा, प्योर लाइन सिलेक्शन में बफरिंग कैपेसिटी कम थी। प्योर लाइन सिलेक्शन में जो भी कैरेक्टर जो चेंजेस थे वो केवल एनवायरमेंटल थे, कोई भी हेरिटेबल नहीं थे। जबकि इसमें जो आपका मास सिलेक्शन है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो हेरिटेबल है, ठीक है। और हेरिटेबल चेंजेस की वजह से उसमें बफरिंग कैपेसिटी अधिक होती है। अब सिलेक्शन, चौथा जो इसका वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन इज इफेक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेरिटेबल वेरिएशन। तो सिलेक्शन इफेक्टिव इसलिए क्योंकि इसमें जो भी चेंजेस हैं वो हेरिटेबल है। मतलब आपने 4-5 प्लांट लगाए, 4-5 हम बहुत कम बोलते हैं, मतलब इसको 100 में समझो 400-500 प्लांट लगाए, उसमें आपने जो
एक दो आपको अच्छे मिले तो इसका मतलब वो है कि वो आपका जो हेरिटेबल है, तो आप उसको लेकर उसकी सीड को मिक्स करके आप अगले ग्रो कराओगे। उसके बाद है क्वालिटी। A variety developed by mass selection is less uniform in the quality of seed than pure line due to presence of heritable variation. ये एक प्रॉब्लम है मास सिलेक्शन के साथ कि मास सिलेक्शन चूंकि आपने बताया कि जो है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, हेट्रोजेनिसिटी है, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। हालांकि हमारे फार्मर को यूनिफॉर्मिटी पसंद है और वो यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं। यूनिफॉर्मिटी एक्चुअली ज़्यादातर लोगों को पसंद है, लेकिन बफरिंग कैपेसिटी आपको हेट्रोजेनिसिटी से ही मिलती है। नेक्स्ट आ जाइए रेजिस्टेंस। मास सिलेक्शन वैरायटी आर प्रोन टू द अटैक ऑफ न्यू डिसीज ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। दे आर मोर रेजिस्टेंट टू टॉलरेंट टू न्यू डिसीजेज। तो एक है रेजिस्टेंस इनका अधिक होगा क्योंकि ये जो है चूँकि ये नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू आए हुए हैं और काफ़ी समय से, तो ये डिसीज या इंसेक्ट के अटैक से काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं। सातवां है मेंटेनेंस। पीरियोडिक रिमूवल ऑफ टाइप प्लांट इज एसेंशियल टू मेंटेन द यील्ड ऑफ मास सेलेक्टेड वैरायटी। तो इसका मतलब इसमें जो है कि मेंटेनेंस इसका ऐसे होता है कि मास में आपने ग्रो कराया, जो खराब पौधे हैं आप उसको हटाते गए, या आपने अच्छे जो पौधे हैं जो आपको लगता है कि उसके सीड आप कलेक्ट करके उसको फर्दर ग्रो कराते रहे। तो इस तरह से ये जो है इसको मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए टाइप ऑफ मास सिलेक्शन। पॉजिटिव मास सिलेक्शन और निगेटिव मास सिलेक्शन। पॉजिटिव का मतलब जो डिजायरेबल प्लांट है उसको आपने मिक्स पॉपुलेशन, आपने 1000 प्लांट ग्रो कराए, उसमें जो आपको लगा डिजायरेबल प्लांट है उसको पूरा आपने ग्रो कराया, और उस ग्रो कराने के बाद आप उसको जो है सीड जो है आप उसकी ले ली और नेक्स्ट जनरेशन में, और जो आपके उसके आपने केवल सीड कलेक्ट की अगले साल ग्रो कराने के लिए केवल डिजायरेबल प्लांट की, अनडिजायरेबल को आपने नहीं हुआ, तो वो पॉजिटिव सिलेक्शन कहते हैं। मतलब desirable plants are selected from a mixed population. Their seed are mixed together to grow further generation. This process is continued for several years. Old variety or land bases are used as base material. तो इस तरह से इसका पॉजिटिव मास सिलेक्शन होता है। निगेटिव मास सिलेक्शन क्या है? Negative mass selection, only desirable off-type plant are removed from the field and rest are allowed to grow. Generally used to varietal purification in seed production, and it help in maintaining high level of genetic purity. तो negative mass selection मतलब हम जो खराब चीज़ है उसको हमने निकाल दिया, तो ये आपका negative mass selection है। नेक्स्ट आ जाइए, द सक्सेस ऑफ मास सिलेक्शन डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है? पहला तो वेरिएबिलिटी इन बेस पॉपुलेशन, दूसरा मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर टू बूस्ट द प्लांट पॉपुलेशन और इम्प्रूव द प्लांट पॉपुलेशन, हेरिडिटी ऑफ द कैरेक्टर, ओलिगोजेनिक रिसेसिव कैरेक्टर, देन पॉलीजेनिक। तो इसमें जो है सक्सेस इसका डिपेंड करेगा, जितनी अधिक वेरिएबिलिटी होगी आपके जो मिक्स पॉपुलेशन में, उसकी वजह से जो इनहेरिटेंस का मोड अगर होगा तो जो भी आपके हेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं वो आपके जनरेशन में नेक्स्ट जनरेशन पास होना चाहिए, और ऑलिगोजेनिक रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा इनके लिए बेनिफिशियल है बजाय उसके पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स के। मतलब जो वो कैरेक्टर्स हम ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि कम जीन्स के बेस पे हो। नेक्स्ट आ जाइए एप्लीकेशन ऑफ मास सिलेक्शन। पहला क्या एप्लीकेशन है? इम्प्रूवमेंट ऑफ देसी और लोकल वैरायटी। तो सबसे पहले जो है इसमें मास सिलेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो लोकल वैरायटी है उसको इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। द लोकल वैरायटी आर मिक्सचर ऑफ सेवरल जीनोटाइप विच में डिफर इन फ्लावरिंग और मैच्योरिंग प्लांट हाई डिसीज रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा। Many of these plant type would be inferior and low yielding. Such plant will be eliminated through mass selection. Local variety will be improved without adversely affecting adaptability and stability. Because of new variety would be made up of most superior plant, this type of present in original local variety. तो इसमें क्या होता है? इम्प्रूवमेंट ऑफ देसी और लोकल वैरायटी, मतलब जो वैरायटी पर्टिकुलर जगह पे पहले ही से ग्रो कर रही थी उसमें कई तरह के जीनोटाइप है, तो हमने क्या किया कि जो हमारे हाई यील्डिंग टाइप है उसको हम लेकर ग्रो कराए, और उसके बाद जो है उसी को हम, और जो लो यील्डिंग था उसको हम हटाते गए।
तो बार बार सालों साल ये करने पे क्या होता है, जो एक वैरायटी एक नई वैरायटी के रूप में वो डेवलप हो जाती है। जो नई वैरायटी होती है वो पिछली सारी वैरायटी से सुपीरियर होती है। मास सिलेक्शन का यही एक वो एप्लीकेशन है। दूसरा है प्यूरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्योर लाइन वैरायटी। इस समय मास सिलेक्शन का सबसे अधिक जो उपयोग हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है। अगर कभी क्वेश्चन आता है नेट में कि अब इस समय मास सिलेक्शन, क्योंकि आपके पास म्यूटेशन ब्रीडिंग है, आपके पास इतनी तरह की टेक्निक है ब्रीडिंग की, आप क्यों मास सिलेक्शन पे जाएंगे, जबकि इसमें समय भी लग रहा है और काफ़ी मेहनत है इसमें। मास में कोई चीज़ ग्रो कराना आसान नहीं है। इसको अभी भी सबसे अधिक यूज़ हो रहा है प्यूरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्योर लाइन वैरायटी। इसके लिए मास सिलेक्शन प्योर लाइन वैरायटी को आप ग्रो कराते हैं और उसकी जो प्यूरिफिकेशन, मतलब एक तरह की जो वैरायटी होती है फिनोटाइपिकली, उसको आप लेकर चलते हैं। तो इस समय सबसे अधिक यूज़ इस तरह से हो रहा है। प्योर लाइन टेंड्स टू बी variable with time due to mechanical mixture, natural hybridization, mutation, etc. Therefore, it is necessary that the purity of pure line variety be maintained through regular mass selection. तो ये पहला सबसे important है और इस समय सबसे अधिक यूज होता है। दूसरा, mass selection is generally important and practiced in cross-pollinated crop and has the only limited application in self-pollinated crop. तो ये हमने बताया ही था कि इसका जो है सबसे अधिक उपयोग जो है मास सिलेक्शन का क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में होता है और जो है सेल्फ पॉलिनेटेड में कम होता है। हालांकि ये दोनों में ही अप्लाई होते हैं। तो ये इसका हो गया प्यूरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्योर लाइन। नेक्स्ट आ जाइए, अब स्टेप्स देख लिया जाए क्या क्या होता है कि मास सिलेक्शन के क्या स्टेप्स होती हैं। पहला है सिलेक्शन ऑफ बेस पॉपुलेशन। तो जिस पॉपुलेशन में मिक्स पॉपुलेशन है उसमें हम एक बेस पॉपुलेशन चुनते हैं कि किसका हमको मास सिलेक्शन करना है। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल प्लांट फ्रॉम द बेस पॉपुलेशन। अब बेस पॉपुलेशन जो इसमें जो हमारी पसंद के प्लांट है उसको हम चुनेंगे। फिर मिक्स देयर सीड टू रेज नेक्स्ट जनरेशन, इवैल्यूएशन इन फील्ड ट्रायल एंड रिलीजिंग एज न्यू वैरायटी। यही 5 स्टेप होते हैं और ये एक तरह से सभी में होते हैं। बस बेस पॉपुलेशन पहला दूसरा स्टेप सब में चेंज होता है। लास्ट के तीनों स्टेप करीब करीब हर एक प्लांट ब्रीडिंग के उस प्रोसेस में एक ही तरह के होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, आप क्या करते हैं फर्स्ट ईयर में, a large number of phenotypically similar plant are selected for their vigor, plant type, disease resistant, etc. The number may vary from few hundred to few thousand. Seed from selected plant are comprised टू नेक्स्ट जनरेशन, कंपोजिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इसमें पहला जो है फर्स्ट ईयर में हम एक ढेर सारे प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं। ये प्लांट के नंबर करीब 200 से 2000 होते हैं। प्लांट की स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। कोशिश ये की जाती है कि फिनोटाइपिकली सिमिलर प्लांट्स को लिया जाए और फिर उसको ग्रो कराया जाए और उनकी जो सीड है उनको हम कलेक्ट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या होता है, द कंपोजिट सीड आर प्लांटेड इन प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल अलोंग विद स्टैंडर्ड चेक वैरायटी। ये अक्सर पूछा जाता है क्या होता है प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल और क्या होता है चेक वैरायटी। मेरे ख्याल से हमने प्योर लाइन सिलेक्शन में बताया था, कोई बताओ। ये प्रिलिमिनरी, क्योंकि हम चाह रहे थे रेगुलर हम लोग का हो लेकिन हो नहीं। क्या होता है प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल, जैसे आपने ढेर सारी सीड ग्रो करा ली, आपको जो अपनी यूज की सीड है आपने उसको ले लिया, ठीक है, और उसको फर्दर आप सेकेंड ईयर में आपने ग्रो कराया। अब सेकेंड ईयर में द कंपोजिट सीड्स आर प्लांटेड इन प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल अलोंग विद स्टैंडर्ड चेक वैरायटी। तो प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल क्या होता है और चेक वैरायटी क्या होती है, मेरे ख्याल से हमने पिछली बार बताया है। किसी को याद हो तो बताओ। आज से हम रेगुलर पढ़ाएंगे तो लोग भूल गए उसका मतलब। प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल मतलब आपने ग्रो कराया, कैसे पता चलेगा कि ये जो है आपका प्लांट काम का भी है कि नहीं है, क्यों? उसके लिए हम उसका प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल करते हैं। तो आपने 100 प्लांट आपने ले लिया, उसको आपने ग्रो कराया, तो ग्रो कराया तो उसके लिए अब यील्ड देखना पड़ेगा। भाई अब हम प्लांट ब्रीडिंग का काम ही क्यों कर रहे हैं, हमको ये चाहिए कि हमारी जो है ग्रोथ इम्प्रूव हो उस पर्टिकुलर प्लांट की। तो हम क्या करते हैं,
अब उसके लिए हमारे जो करेक्टर हमको डिजायर्ड करेक्टर है, मान लो जैसे गेहूं या धान का हमको बाली बड़ी चाहिए, हमको सीड की साइज चाहिए, तो हम उस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लो आप गोरखपुर में ग्रो करा रहे हो, तो गोरखपुर में आपने सेलेक्ट कर लिया फिनोटाइपिकली बेस पे, आपने 1 साल सेकेंड ईयर में आपने कंपोजिट सीड ले ली है, अब उसको आपको ग्रो कराना है, तो आप चेक वैरायटी लगाओगे। चेक वैरायटी जो होगी वो यहाँ की सबसे अच्छी वैरायटी होगी, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी। तो चेक वैरायटी उन वैरायटी को कहते हैं उसके साथ आपने ये ग्रो कराया पूरे फील्ड में, और एक जगह आपने चेक वैरायटी लगा दी। चेक वैरायटी आप ग्रो कराएंगे, मान लो 2-3 तरह की चेक वैरायटी है, मान लो आपने पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक की जो आपकी चेक वैरायटी है या धान गेहूं की सबसे अच्छी वैरायटी है, उसको आपने ग्रो करा दिया। ठीक है, अब उसको ग्रो करा दिया, अब आप देखेंगे मान लो कि एक आपका अच्छा वर्क कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो आप जो अच्छा वर्क कर रहा है उसको आप फर्दर लेकर चलोगे, और नहीं तो उसको रिजेक्ट कर दोगे। समझ में आई मेरी बात? हाँ, तो क्यों, कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग को? यस मैम। हाँ, तो इसमें ये जो है आपने पहले साल में अपनी पसंद के फिनोटाइपिकली सीड आपने लिए, और उसके बाद उसको चेक वैरायटी जो उस समय की सबसे अच्छी वैरायटी है उसके साथ आपने ग्रो कराया, तो इसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल। प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले जिस जगह की आप वैरायटी लिए हैं, जो लोकल वैरायटी, उसी जगह जो सबसे अच्छी वैरायटी है उसके साथ आप ग्रो कराएंगे, और देखेंगे क्या जो सबसे अच्छी वैरायटी है उससे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल कहते हैं। The variety from which the selection was made should also be included as check variety to determine if there has been any improvement due to selection. इसमें जैसे चेक वैरायटी केवल एक ही नहीं लेते हैं, चेक वैरायटी वो वैरायटी भी लेते हैं जिससे हमने फर्दर सिलेक्शन करके लिया है वहाँ के उसमें, तो कई वैरायटीज़ हम लेते हैं चेक के लिए कि ये क्या किस किस से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिससे अच्छा वो परफॉर्म कर रहा होगा उसको उसी पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर हम थर्ड ईयर में चलेंगे, उसी की सीड हम करेंगे। तो तीसरा है आपका 3rd to 6th ईयर, क्या कहते हैं, वैरायटी इज इवेल्युएटेड इन अ कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल फॉर सेवरल लोकेशन। अब क्या होता है कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल, ये क्या है? जैसे प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल, जिस जगह की पॉपुलेशन थी, जिस जगह से आपने क्रॉप लिया, उसी जगह पे चेक वैरायटी लगा के आपने ग्रो कराया, तो आपका प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल है। मतलब गोरखपुर की जो अगर प्लांट है, आप गोरखपुर में ग्रो करा रहे हैं, तो आपका ये प्रिलिमिनरी है। अब आपने देख लिया कि चेक वैरायटी से ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको फर्दर आपने ग्रो कराया सेकेंड ईयर में, और उसकी सीड कलेक्ट किया। अब थर्ड ईयर में क्या करेंगे, वो सीड आप अलग अलग जगह जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हर जगह, मतलब आप जिस जो भी जगह है, एमपी, सब जगह आप भेजेंगे, और उस जगह फिर वो उस पर्टिकुलर जगह की जो सबसे बेस्ट वैरायटी होगी उसको साथ उसको चेक वैरायटी लगा के इसको ट्रायल करेंगे। ये काम 3 से 6 साल तक होता रहेगा। मतलब देश के अलग अलग जगह पे वो पर्टिकुलर वैरायटी आपकी ग्रो कराई जाएगी, और उसमें देखा जाएगा कि उसकी क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो इसी को जैसे एक चीज़ को आपने अलग अलग जगह के लिए, तो उसको ये कहते हैं कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल। मतलब आपने जो अच्छी वैरायटी है उसको आपने पूरे देश भर में कई जगह पे आपने उसको ग्रो कराया। अब जिस जगह पे अब आपको अच्छी वैरायटी कुछ मिल गई, तो उसको फिर रिलीज करेंगे हम वैरायटी के रूप में। द वैरायटी में भी अब 7वें साल में जिसका आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिली उसकी हम सीड कलेक्ट कर लेंगे, और उसको फर्दर हम कल्टीवेट करेंगे, और उसको फर्दर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। द वैरायटी में भी रिलीज फॉर कल्टीवेशन इफ फाउंड सुटेबल एंड इफ रिकमेंडेड। अब जैसे अब कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल हुआ और अगर देखा गया कि ये ठीक है, तो अब इसको जो है आपका इसको जो है आप फर्दर एज अ वैरायटी आप रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका है। अब इसको अगर हम ऐसे देखें तो प्रोसीजर पहले साल में अब जो चीज़ लिखी थी उसी को समझ लीजिए। पहले साल में आपने ढेर सारे प्लांट ग्रो कराए, ये प्लांट करीब 200 से 2000 होंगे।
डिजायरेबल ट्रेड होनी चाहिए जो आपने सीड लिए हैं उसको, सीड फ्रॉम द सेलेक्टेड प्लांट और कॉम्पोजिट मिक्स करके आपने उसको पूरा पॉपुलेशन में ग्रो करा दिया। सेकेंड ईयर में आपने प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल, तो कंपोजिटेड सीड आर प्लांटेड इन प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल अराउंड विद स्टैंडर्ड चेक। अब इसको यील्ड ट्रायल लगा दिया, उसके साथ स्टैंडर्ड चेक लगा दिया। फिनोटाइप ऑफ द सेलेक्टेड पॉपुलेशन इज क्रिटिकली इवेल्युएटेड, अब उनको चेक वैरायटी के साथ इवेल्युएट करेंगे, जो इवेल्यूएशन में पास होगा उसको हम थर्ड से फिफ्थ ईयर कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल के लिए भेजेंगे। तो प्रॉमिसिंग सिलेक्शन आर इवेल्युएटेड इन कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल एट सेवरल लोकेशन, रिलीज एज न्यू वैरायटी इफ सुपीरियर टू चेक वैरायटी। अब ये जो है चेक वैरायटी से अगर सुपीरियर होगी तभी हम इसको रिलीज करेंगे, नहीं तो नहीं यूज करेंगे। तो थर्ड से फिफ्थ ईयर सिक्स्थ ईयर तक हम आपका कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल होगा। उसके बाद सिक्स्थ ईयर में अगर आपको कोई अच्छी वैरायटी मिल गई तो उसको सीड को मल्टीप्लाई किया जाएगा उस पर्टिकुलर प्लांट की सीड को, और फिर जब मल्टीप्लिकेशन का वो है कि आप फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये इसका प्रोसीजर है। अब इसकी मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है। मेरिट्स क्या है, गुड मेथड फॉर ओल्ड एंड लैंड रिसेस वैरायटी, सबसे अच्छा मेथड है जो पुरानी वैरायटीज़ है जिसने इतने तरह के उतार चढ़ाव देखे हुए हैं, मतलब रेजिस्टेंट डिसीज हॉट कोल्ड कंडीशन, उनको ये सुधारने का है। दूसरा, गुड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटी, इससे ये है कि आपकी जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है उसमें भी जो सबसे अच्छी वैरायटी है उसको आप लेकर इम्प्रूव कर सकते हैं। मोर स्टेबल देन प्योर लाइन ड्यू टू हेट्रोजेनिसिटी, स्टेबल होता है। गुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज एंड रेजिस्टेंस का सबसे खास बात यह है कि ये डिसीज और पेस्ट से काफ़ी रेजिस्टेंट होता है। सिंपल एंड क्विक मेथड फॉर इम्प्रूवमेंट, इसमें सबसे अच्छी बात है फार्मर को कोई भी अलग से पेन नहीं लेना है, उसको सिर्फ अच्छे सीड कलेक्ट करके उसको फर्दर ग्रो कराना है। तो बहुत आसान मेथड है इम्प्रूवमेंट का। और एप्लीकेशन इन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज, एक और मेरिट है कि ये दोनों तरह की क्रॉप में ये काम आता है। डिमेरिट्स भी कुछ है। सबसे बड़ा डिमेरिट तो ये है कि सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए इसको सर्टिफाई नहीं हो पाता है। द वैरायटी डेवलप्ड बाय मास सिलेक्शन आर मोर डिफिकल्ट टू, क्योंकि इसमें जीनोटाइप का जरा भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था अभी तक, तो इसलिए इसको सीड सर्टिफिकेशन में मुश्किल होता है। मास सिलेक्शन इज नॉट जनरेटेड, कैन नॉट जनरेट वेरिएबिलिटी, ये मास सिलेक्शन वेरिएबिलिटी नहीं जनरेट करती है, जो वेरिएबल कैरेक्टर्स हैं उसी को हम लेकर चलते हैं। कुछ अचीवमेंट्स भी हैं, हालांकि ये कब से शुरू है नहीं पता, लेकिन कुछ अचीवमेंट्स हैं जैसे येलो सरसों की कुछ वैरायटी, ब्राउन सरसों की 17 ड्राफ्ट 17 मीडियम, मेज़ की कुछ वैरायटी 19 जौनपुरी, देसी कॉटन की कुछ वैरायटी C4 402 C520, अमेरिकन कॉटन की कुछ वैरायटी और कैस्टर की कुछ वैरायटी मास सिलेक्शन से मानी जाती है। अच्छा, मॉडिफिकेशंस भी इसमें कुछ किया गया है। एक है रिजेक्शन ऑफ इंफीरियर प्लांट आर रिमूव बिफोर फ्लावरिंग, और दूसरा है यूज ऑफ कंपोजिट पॉलन आर कलेक्टेड देन बल्क। तो ये दो मॉडिफिकेशन है। उसके अलावा स्ट्रेटिफिकेशन, ये नहीं 4-5 मॉडिफिकेशन है। पहला है रिजेक्शन ऑफ इन्फीरियर वैरायटी, तो मास सिलेक्शन में हम जो इन्फीरियर वैरायटी उसको रिजेक्ट कर देंगे और फर्दर यूज़ करेंगे। दूसरा यूज़ ऑफ कंपोजिट पॉलन कलेक्ट करा जाएगा, उनको जो कंपोजिट पॉलन है, जो अच्छे पॉलन है, उनको आप कलेक्ट किए और उनको बल्क करेंगे। तीसरा है स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ फील्ड, ऑल्सो नोन एज ग्रिड मेथड ऑफ मास सिलेक्शन। ये जो है इसमें क्या कहते हैं, ग्रिड मेथड। This method was suggested by Gardner in 1961. Field is divided into several small plots having 40 to 50 plants each. Superior plants are selected in each small plot. Seed are selected and composite to raise next generation. तो स्ट्रेटिफिकेशन और फील्ड में ग्रिड मेथड में छोटे छोटे जो है आप प्लॉट बना लेते हैं, उसमें मान लो 40-50 का प्लॉट है, उसमें आपने 2-3-10 प्लांट मैक्सिमम आपने सेलेक्ट कर लिए, और मान लो 100 प्लांट आपने बनाए, हर में से दो कर लिए सुपीरियर प्लांट, उन सुपीरियर प्लांट को फर्दर ग्रो कराएंगे, तो इसको कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन प्रोसेस या ग्रिड मेथड ऑफ मास सिलेक्शन। ये भी एक मेथड है, इसे मॉडिफिकेशन है हल्का का। प्लांट ऑफ सिंगल जीनोटाइप, इसमें क्या करते हैं कि आप जो है जीनोटाइप भी उसका जानने की कोशिश करते हैं। A single cross hybrid are planted as check after every 1, 2 or 4 plant of the variety under selection. The yield of plant under selection are expressed as percentage of the yield of nearest check plant. This scheme is designed to minimize environmental influence of the yield of the plant being selected and employs the principle of continuous control.
तो ये है एक और मॉडिफिकेशन, प्लांट ऑफ सिंगल जीनोटाइप। एक तरह के जीनोटाइप को चेक के रूप में बीज लिस्ट में लगा के हम उससे आप अपने प्लांट को उसके थ्रू मास सिलेक्शन करते हैं, उस पर्टिकुलर चेक से जो आपकी सुपीरियर वैरायटी आती है उसको आप करेंगे। मैम कॉन्टिग्यूअस कंट्रोल का मतलब कहाँ पे? कॉन्टिजियस एम्प्लॉयज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिजियस कंट्रोल, मतलब कंटिन्यूअस में जो आपका जैसे आपका आपने हर एक स्टेप पे आपने चेक वैरायटी लगा दिया ना, तो उससे जो रिलेटेड है आपका जो है एक पर्टिकुलर फील्ड में जो है आपका जो चेक वैरायटी हुआ वो आपका कंट्रोल के रूप में भी काम कर रहा है ना, तो उससे रिलेटेड कंट्रोल हुआ कॉन्टिजियस। ठीक है, नहीं समझ आ रहा। अच्छा ठीक है, इसका हम फिर से और अच्छे से देखकर ही समझाते हैं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि हाँ ठीक है। तो प्लांट ऑफ सिंगल जीनोटाइप, अ सिंगल क्रॉस हाइब्रिड आर प्लांटेड एज चेक आफ्टर एवरी 1, 2 और 4 प्लांट ऑफ वैरायटी अंडर सिलेक्शन। ठीक है, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड ऑफ प्लांट आर एज चेक आफ्टर एवरी 1, 2 और 4 प्लांट ऑफ द वैरायटी अंडर सिलेक्शन। तो इसका मतलब जो वैरायटी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके हर दूसरे चौथे प्लांट पे आपने एक चेक लगा दिया। द yield of plant under selection are expressed as percentage of the yield of nearest check plant। तो अब ये जो है the yield of plant under selection are expressed as percentage of yield of nearest check plant। जो पर्टिकुलर चेक प्लांट लगाया है उसकी जो परसेंटेज यील्ड है उससे जो आपने चेक लगाया है उससे क्या आपका किस परसेंटेज में वो एक्सप्रेस हो रहा है उससे आप चेक करेंगे। मतलब अगर आपका नियरेस्ट जो प्लांट जो चेक प्लांट है वो आपका 100 सीड या आपका हेक्टेयर में होता है कि मान लो आपका 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर आपका ये सीड कर रहा है, और आप जो आपने जो यील्ड ट्रायल के लिए लगाया मास सिलेक्शन वो 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर चल रहा है, तो वो जो है दोनों में डिफरेंस हो जाएगा ना। तो ऐसे ही करके छोटे उसमें कर रहे हैं तो हम ये इसको जो नियरेस्ट चेक से हम उसको कंट्रोल करेंगे छोटे छोटे अमाउंट में। तो हम पर्टिकुलर देखेंगे कि जो आपका चेक है उससे कितना उसका यील्ड बढ़ रहा है कि नहीं, कर परसेंटेज में देखेंगे कि हम कितना यील्ड उसका बढ़ा रहे हैं। दिस स्कीम इज डिजाइन टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन द यील्ड ऑफ प्लांट बीइंग सेलेक्टेड। तो अब ये जो है जब छोटे छोटे आप लगा दिए तो हो सकता है एनवायरमेंटल का जो इफेक्ट होगा जो चेक में भी होगा और आपके जो फील्ड की है जो आपने मास सिलेक्शन की क्रॉप है उसमें भी होगा। तो उसमें ये है कि हमारा कितना इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस है उसको भी हम देख सकते हैं। तो इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस की वजह से अगर क्रॉप में कुछ चेंजेस है तो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड एम्प्लॉयज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीजियस कंट्रोल। रेगुलर कंटिन्यूएशन में जो कंट्रोल आपके प्लांट है उसको आपने जैसे आप कंटिन्यूअस तो कॉन्टीजियस कंट्रोल के रूप में भी इसको यूटिलाइज करते हैं कि पर्टिकुलर जो प्लांट है वो आपका ग्रुप में है और वो जो है अलग अलग जो है जो एक तरह से जो कंट्रोल हो रहा है कि आपने जो भी चेंजेस हुए वो आपको तुरंत दिखाई देंगे अगर किसी इन्वायरमेंट या किसी और की वजह से चेंज होगा। और हम इसको और अच्छे से आपको बताएंगे भी। ठीक है, कौन पूछे हमसे ये क्वेश्चन? शैम्भवी, ठीक है, हम अभी देखकर तुमको उसको और अच्छे से इसका देते हैं तुम लोग को। फिर कंक्लूजन, मास सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन ओनली फिनोटाइपिक परफॉर्मेंस। मास सिलेक्शन यूज्ड इन सेल्फ पॉलिनेटेड एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। मास सिलेक्शन इज यूज्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ लोकल और देसी वैरायटी। तो ये चीज़ें हैं और ये रेफरेंस तो वही है आपकी जो बुक है पीडी क्या कहते हैं बीडी सिंह की बुक जो है वही आपकी रेफरेंस के रूप में होगी। मैम बीडी सिंह की जो बुक है उसका पीडीएफ नहीं आएगा क्या? अगर मेरे पास एक्चुअली नहीं है पीडीएफ, तुम लोग के पास हो तो बताओ। नहीं है मैम, हमको दे दो तो हम सारे बच्चों को पास कर दें। बीडी सिंह की बुक मेरे पास हार्ड कॉपी है, बल्कि तुम लोग का सारा लेक्चर इसी बुक से बना हुआ है, सारे के सारे। मैम वो बुक चाहिए फिर तो जब मिलोगे तब ना देंगे। वैसे नोट्स तो बनाए नोट्स तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन अभी क्या करा जाए, बुक तो हम देंगे तुम लोग को। अब पीडीएफ हमको अगर कोई भी प्रोवाइड कर पाए तो ठीक है, अगर मिलता है तो देते हैं। और तुम लोग में से किसी को मिल पाए तो, क्योंकि बीडी सिंह का कंप्लीट बुक है। ठीक है मैम, खरीद लिए हैं।
हाँ, जो खरीद लिया आपने दोस्तों से शेयर कर लो थोड़ा बहुत, जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो आपके टॉपिक हैं ना, रिलेटेड टॉपिक हैं। जैसे मेथड ऑफ सिलेक्शन कहने को तो एक है, लेकिन मेथड ऑफ सिलेक्शन में आपका प्योर लाइन सिलेक्शन, और हम ये चाह रहे थे कंटिन्यूएशन में पढ़ा जाए ताकि ब्रेक ना हो, लेकिन हो नहीं पाया। मेथड ऑफ सिलेक्शन में प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, अब कल हम लोग बल्क मेथड पढ़ेंगे, फिर डिग्री मेथड होता है, उसके बाद रिकरेंट सिलेक्शन है। तो कहने को तो सिर्फ है मेथड ऑफ सिलेक्शन, लेकिन कई तरह के मेथड ऑफ सिलेक्शन हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चंस मास सिलेक्शन से जो क्वेश्चंस आते हैं, ये इसको सबसे अधिक यूटिलाइज जो किया जाता है प्योर लाइन की न्यूक्लियस सीड बनाने में काम होता है। न्यूक्लियस सीड मतलब वो सीड जो फर्दर हम ग्रो कराएंगे। तो मतलब आपने प्योर लाइन की ब्रीड ली और उसको मास सिलेक्शन में ढेर सारी चीज़ों को आपने ग्रो कराया, ढेर सारे प्लांट्स को, और उसमें जो सबसे अच्छा फिनोटाइप आया उसको आपने ग्रो कराया फर्दर उसके लिए। तो वो जो है उस काम के लिए मास सिलेक्शन अभी भी यूटिलाइज होता है। अदरवाइज ये आपका ओल्डेस्ट मेथड है, और क्रॉस और प्योर लाइन क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेटेड दोनों क्रॉप में होता है। हालांकि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में इसको ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। तो पूरा कुल मिला के यही चीज़ था, ठीक है। और कुछ आज का ख़त्म करा जाए, कल फिर इसी समय मिल ले। ओके मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तुम्हारा तो आ ही रहा होगा ठीक है, और सब अच्छे से रहो तुम लोग, ठीक है। ओके, Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, हम बंद करेंगे। ओके।